कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। चुनौतियों का सामना करें और अपनी ताकत पहचानें। सुप्रभात, मैं दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। ब्रिक्स संस्थापक सदस्यों के साथ साथ नए सदस्य भी ले रहे हैं भाग। शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया भारत रूस संबंधों को और मजबूती देने का अवसर। कहा, ब्रिक्स ने 15 वर्षों में बनाई अपनी विशेष पहचान। अब दुनिया के कई देश इस समूह में होना चाहते हैं शामिल। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के रुख को दोहराया। कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत हर संभव सहयोग देने को तैयार। शांति और स्थिरता की जल्द वापसी के पूरे समर्थन का दिया आश्वासन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी को एक मूलभूत आवश्यकता होने के साथ साथ बताया उसका बुनियादी मानवाधिकार। नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करने के बाद किया संबोधित। कहा, स्वच्छ जल की उपलब्धता सुरक्षित किए बिना नहीं किया जा सकता एक स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग हेन की सह अध्यक्षता में छठी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को किया स्वीकार। भारत की एक्ट ईस्ट नीति को एक दशक और 2025 में राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने की पृष्ठभूमि में रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमति। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुई अधिसूचना। 29 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकते हैं नामांकन पत्र। 20 नवंबर को होगा मतदान। वोटों की गिनती 23 नवंबर को। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए शुरू हुआ नामांकन। सोलहवें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर हैं, जो रूस के कजान शहर में आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस के कजान पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वे रूस की अध्यक्षता में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आए हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संस्थापक सदस्यों के साथ साथ नए सदस्य भी भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन का मुख्य दिन आज है, जिसमें 2 मुख्य सत्र होंगे। शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों नेता भारत रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रूस की धरती से रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख को साफ किया। रूस यूक्रेन संघर्ष पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मानता है कि संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण होना चाहिए। यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है।
प्रधानमंत्री ने रूस की गर्मजोशी की सराहना करते हुए कहा कि कजान शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3 महीनों में 2 बार रूस की यात्रा दोनों देशों के बीच करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ये बैठक भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गश्त व्यवस्था पर समझौते के 2 दिन के बाद होगी। I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात की। ये दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात थी जो जुलाई 2023 में पेजेशकियन के राष्ट्रपति बनने के बाद हुई है। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पेजेशकियन ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है, जिनमें चाबहार बंदरगाह, लोगों के बीच संपर्क, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे, गाजा की स्थिति, अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा और रूस यूक्रेन संघर्ष शामिल थे। गौरतलब है कि भारत और ईरान के बीच संबंध ऐतिहासिक और सभ्यतागत हैं। ईरान भारत के पड़ोस में स्थित है और दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण समानताएं हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी भी महत्वपूर्ण है। बता दें कि इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जनवरी 2024 में ईरान का दौरा किया था। सितंबर 2023 में ब्रिक्स में शामिल होने के बाद यह उनकी पहली ईरान यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महात्मा गांधी पर एक प्रदर्शनी देखी, जो उनकी कजान की यात्रा के अवसर पर लगाई गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। यह पुरस्कार 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को दिए गए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत देश के 78% से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन दिए हैं। ये सर्वविदित होने के बाद भी कि पृथ्वी पर मीठी पानी के संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, हम जल संरक्षण और प्रबंधन की उपेक्षा कर देते हैं। मानव निर्मित कारणों से ये संसाधन प्रदूषित हो रही है और समाप्त भी हो रही है। भूमिगत जल न केवल प्रदूषित हुआ है, उसका पुनर्निर्भरण भी नहीं हो पा रहा है। ये अत्यंत चिंताजनक है। देवियों और स्वजनों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी एक मूलभूत आवश्यकता होने के साथ उसका बुनियादी मानवाधिकार भी है। स्वच्छ जल की उपलब्धता सुरक्षित किया बिना ये स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल और वायु के संरक्षण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन परंपरा में वायु और जल को अत्यधिक सम्मान दिया गया है, जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। उन्होंने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले वेदों में मां आपो हिंसी का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है जल का संरक्षण। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी बताया कि हमारे पूर्वज गांव में तालाब और जलाशय बनाते थे ताकि पानी की कमी की स्थिति में संचित जल का उपयोग किया जा सके। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि हमें जल और वायु को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रपति ने कहा कि जल जीवन मिशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। सतत भूजल प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना लागू की जा रही है। जल शक्ति अभियान क्रियान्वित किया जा रही है, जिसके अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पार्ट ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से सिंचाई में जल उपयोग दक्षता को बढ़ा जा सकता है। अमृत 2.0 योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में नल से जल की आपूर्ति करने पर कार्य किया जा रहा है। 2019 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ग्रामीण परिवार के पास टैप वाटर की सुविधा थी। आज 78% से अधिक परिवारों के पास नल से जल पहुंचा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के चार्टर को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए अगले 4 महीनों में सुधार करेगी। गांधीनगर में नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड पर 14वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए बल को उन्नत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सेवा और सुरक्षा के आदर्श वाक्य के महत्व पर दिल देते हुए कहा। उन्होंने इस पर बल दिया और कहा कि 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड की भूमिका पर प्रकाश डाला। नागरिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सेवा का माध्यम बताते हुए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं से बल में शामिल होने का भी आग्रह किया। 14वां अखिल भारतीय होमगार्ड और सिविल डिफेंस सम्मेलन यहां आहूत किया गया है और मैं सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 20 साल के बाद ये सम्मेलन आहूत हुआ है। 20 साल तक किसी को फुर्सत नहीं मिली। तो विवेक भाई आपको बहुत बहुत बधाई। इसमें मेरा भी 2 से 5 साल तो मैं भी मंत्री रह गया, मगर ये हो नहीं पाया। 2 मीटिंग जरूर हुई मेरे स्तर पर, परंतु जितना महत्व होमगार्ड और सिविल डिफेंस का है, इतनी तवज्जो शायद बहुत लंबे अरसे से गृह मंत्रालय में इसको मिली नहीं। अनेकविध कार्यक्रम, अनेकविध प्रायोरिटीज, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम शायद धीरे 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 सभी राज्य सरकारों के नजर में और अंततोगत्वा केंद्र सरकार के नजर में भी छूटता गया। और आज जब हम 14वें सम्मेलन में मिले हैं, तब यहां से एक नई ऊर्जा, नया प्रण और नया रास्ता लेकर यहां से जाना है। इसको गांव गांव तक जीवंत करने का हमने प्रयास करना है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने एक संकल्प किया है कि 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना। जब हम पूर्ण विकसित राष्ट्र कहते हैं, तब हमारी पूर्ण विकसित राष्ट्र की कल्पना पाश्चात्य कल्पनाओं से मेल नहीं खाती। हमारे पूर्ण विकसित राष्ट्र की कल्पना में हर क्षेत्र में विकास,
हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम तो है ही, परंतु इसके साथ हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति और हमारी भाषाओं को संभालते हुए पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना है। और इस संकल्पना को अगर चरितार्थ करना है तो सेवा और सुरक्षा इसके बहुत अहम दो बिंदु हैं। सुरक्षा हर व्यक्ति की, हर व्यक्ति के संपत्ति की, हर व्यक्ति के भविष्य की और हर व्यक्ति के अधिकार की, और सेवा जो हमारा मूल संस्कार है, इसको समाहित करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अपने समकक्ष सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग हेन के साथ नई दिल्ली में 6वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योग सहयोग सहित रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए साझा दृष्टिकोण के आधार पर दीर्घकालिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को स्वीकार किया। दोनों मंत्रियों ने रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने तथा नई उपलब्धियां हासिल करने पर सहमति जताई। उन्होंने अगले 5 वर्षों के लिए संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सेना पर द्विपक्षीय समझौते को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। दोनों मंत्रियों ने साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया। मीटिंग ऐसे समय में हुई है कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का 1 दशक पूरा कर रहा है, जिसमें सिंगापुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस रीजन के देशों में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल टाइज और स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी के विकास के लिए आपकी बहुत ही अहम भूमिका रही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आज से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। आपको बता दें कि अधिसूचना कल जारी कर दी गई थी और अब उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की छानबीन 30 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवार 4 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। इसी के साथ इन सीटों पर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 1 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। झारखंड की 81 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण ग्रेप 2 कल से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू हो गया। ये निर्णय नई दिल्ली में एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति की बैठक के दौरान लिया गया है। समिति ने लोगों से अक्टूबर से जनवरी के दौरान
धूल उड़ाने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने का आग्रह किया है। समिति ने ठोस कचरा और जैव ईंधन को खुले में जलाने से बचने के लिए भी कहा है। इस योजना के अंतर्गत एजेंसी द्वारा निर्धारित सड़कों पर नियमित आधार पर यांत्रिक और सूखी सफाई की जाएगी। इसके अलावा इन सड़कों पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव भी किया जाएगा। इससे निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए निरीक्षण तेज होगा। निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए वाहन पार्किंग शुल्क में वृद्धि की जाएगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। त्योहारों के अवसर पर भारतीय रेल चला रही है फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 6,500 से ज्यादा फेरे लगाकर इन त्योहारों पर आपको पहुंचाएगी आपके अपनों के बीच। चलते चलते आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी कुछ जानकारी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। यह समय देशवासियों के लिए बहुत ही खास होता है। भारत में त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि दोस्तों और परिवारजनों से मिलने का एक महत्वपूर्ण मौका भी होते हैं। इस बात का खास ध्यान रखते हुए भारतीय रेल ने यात्री सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के लिए भारतीय रेल 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 630 से अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर 6,500 से अधिक फेरे लगाएंगी, जिससे लाखों यात्री अपने घर पहुंच सकेंगे और अपने परिवारजनों के बीच त्योहार मना पाएंगे। इन त्योहारों के दौरान लाखों लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में भारतीय रेल कर्मठता के साथ प्रयासरत है कि यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। हर साल की तरह इस बार भी त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को सुगम और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से 630 से अधिक ट्रेनें 6,500 से अधिक फेरे लगाएंगी। गौरतलब है कि पिछले साल भारतीय रेल ने 4,429 फेरे लगाए थे, जिससे लाखों यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिला था। इस साल स्पेशल ट्रेनों की संख्या में वृद्धि यह दर्शाती है कि रेलवे यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को समझता है और उन्हें प्राथमिकता देता है। इन स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से भारतीय रेल एक बार फिर साबित कर रही है कि वह देश के यात्रियों के लिए एक विश्वसनीय और सुविधाजनक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रेल न केवल आपकी यात्रा को सुगम बनाती है बल्कि त्योहारों के दौरान परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के अवसर को भी आसान बनाती है। तो इस वर्ष त्योहार की रौनक में बढ़ोतरी के साथ भारतीय रेल आपके सफर को आसान और सुखद बनाने के लिए है तैयार। यदि आप भी इन अवसरों पर कर रहे हैं यात्रा तो बेफिक्र होकर लें नए अनुभवों का आनंद, क्योंकि आपकी भरोसेमंद भारतीय रेल है आपकी हर यात्रा के साथ।